तो कल हम लोगों ने बात की थी कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, सभी बच्चे बोलेंगे कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी टू वोल्टेज चार्ज। और हम लोगों ने बहुत बेसिक सा बाइफरकेशन किया था। हम लोगों ने देखा था सी का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय V। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स, जो भी हम लोगों ने दो कंडक्टर देखा था। फिर कल हम लोगों ने देखा था एक स्फेरिकल कंडक्टर देखा था। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती थी बच्चों, C दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। R क्या होता था, रेडियस। तो हमने देखा कि जो कैपेसिटेंस है वो पहली बात तो रेडियस पे डिपेंड कर रही है, जितना बड़ा रेडियस रखेंगे उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। लेकिन इस फॉर्मूले की सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। याद करो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 into 10 की पावर -11। बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है। सोचो हम R की वैल्यू अगर मैं 1 मीटर ले लूं, R की वैल्यू अगर मैं 1 मीटर ले लूं तो C की वैल्यू देखो 4 into पाई into 8.85 into 10 की पावर -11 फैरेड। ये बहुत बड़ी कैपेसिटेंस है, ये बहुत छोटी कैपेसिटेंस है। तो इतनी छोटी कैपेसिटेंस का हमारे लिए कोई फायदा। सोचो अर्थ इज अ कंडक्टर जिसका रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। रख के देखो, अगर कोई मेरे से पूछे व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो अर्थ की कैपेसिटेंस बोलो बच्चों कितनी हो जाएगी, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ जल्दी से बोलो 4 पाई। कैलकुलेटर निकालो, सोल्व करो। C दिस इज इक्वल टू 4 into 3.14 into 8.85 into 10 की पावर -11 into 6400 किलोमीटर है बच्चों। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 3 इतने फैरेड है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 711 माइक्रो फैरेड। माइक्रो का मतलब देखो 711 into 10 की पावर -6 फैरेड। अर्थ एक कितना बड़ा कंडक्टर है, उसकी खुद की कैपेसिटेंस देखो 711 माइक्रो। माइक्रो का मतलब समझ में आ गया, 10 की पावर -6 फैरेड। बताओ बड़ी है या छोटी है। अब एक बात बताओ, अगर अर्थ जितना ये कंडक्टर बना भी लिया तो उसको रखेंगे कहाँ? मेरी बात समझ है, समझ में? अर्थ जितने कंडक्टर बना दो कहाँ रखोगे? अरे अर्थ के तो जितने कंडक्टर बना रहे हो आप अर्थ पे रख देंगे, तो आप तो बेसिकली क्या करो, अलग अलग अर्थ बनाते फिर रहे हो। और जो कि वो इतना बड़ा कंडक्टर बनाना पॉसिबल ही नहीं, और पॉसिबल चल हो भी जाए तो रखेंगे कहाँ भाई। एक कंडक्टर की मैं इतनी माइक्रो फैरेड है, पंखा चलाना उस पे अर्थ के साइज का वो बना लिए कैपेसिटर और पंखा चला रहे, पंखा लगाने की औकात क्या रहेगी तुम्हारी, ठीक है ना। पहली बात तो ये, तो ये सब ड्रॉबैक थे इसमें, कैपेसिटेंस बहुत छोटी। और दूसरी चीज जो एनर्जी थी, याद करो जब भी हमने कंडक्टर पे चार्ज दिया तो सारा का सारा चार्ज बाहर रिसाइड करा, और जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां होंगी बच्चों, जल्दी बोलो, R से लेके इंफिनिटी तक। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहीं पर एनर्जी होगी। तो दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या था कि इसकी एनर्जी फैली हुई एनर्जी थी। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। फिर अब इन ड्रॉबैक्स को कैसे ओवरकम किया जाए, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए आराम से सुना, मान लो इसके पास मैंने इस पे चार्ज दिया Q और इंफिनिटी पे माना है मैंने एक कंडक्टर जिसका पोटेंशियल माना है 0। तो इसका पोटेंशियल कितना है बच्चों, KQ बाय R। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना है बच्चों, Q बाय V। सोचो अगर मैं ये बोलूं कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2 फैरेड है, 2 फैरेड, तो 2 फैरेड का मतलब क्या समझे। 2 फैरेड का मतलब देखो यहाँ पर मैंने बोला कैपेसिटेंस 2 फैरेड है, या 2 फैरेड बोल दो, 3 फैरेड बोल दो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप उस कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो उस पर कितना चार्ज आ गया, 2 कूलम नहीं आया। लेकिन अब ध्यान से देखो ये फैरेड है, अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसकी खुद की कैपेसिटेंस बोलो 711 माइक्रो फैरेड। तो एक चीज समझ में आ गया होगा दोनों का डेटा देखते कि 1 फैरेड इज अ वेरी 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 लार्ज यूनिट। तो हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल्स में 1 फैरेड 1 ऐसी चीजों का यूज नहीं करोगे, ये 5 फैरेड है 10 फैरेड है, किसका यूज करने वाले हो आप, 1 माइक्रो फैरेड, 1 मिली फैरेड, 1 पिको फैरेड। एक चीज और बता देता हूँ आपको, जितने भी आपके पंखे मोटर में जितने भी आपके पास ये कैपेसिटर लगते हैं ना, these all are of माइक्रो फैरेड।
जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में लगते हैं, जैसे आपका ये मोबाइल फोन हो गया, रेडियो हो गई, वो लगता है पिको फेरेड। पिको का मतलब बोलो जल्दी, 10 की पावर -12 फेरेड। माइक्रो का बोलो 10 की पावर -6। अब आप लोग कोई भी कैपेसिटर देखना, जब भी आप कैपेसिटर देखोगे ना तो कैपेसिटर के ऊपर डेटा लिखा रहता है, इतने माइक्रोफेरेड, इतने माइक्रोफेरेड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। लेकिन अभी के लिए हमारे लिए बड़ी दिक्कत है कि एक कंडक्टर को अगर मैं चार्ज देता हूँ, उस पर वो देता हूँ C मतलब V देता हूँ, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो अच्छी खासी कैपेसिटेंस नहीं है। अब इस कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाया जाए, साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में बात है, क्योंकि अगर बहुत बहुत बड़े कंडक्टर बना लिए या कैपेसिटर बना लिए, उसका फायदा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एनर्जी बहुत कम, मतलब उसकी कैपेसिटेंस बहुत कम है। हमें तो अच्छी खासी एनर्जी चाहिए बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए। दूसरी चीज, उसकी एनर्जी कहाँ से कहाँ फैली हुई है, 8 से लेके इन्फिनिटी। तो हम क्या चाहते हैं, हम तो ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर बने, एक कैपेसिटर बने जिसकी कैपेसिटेंस अच्छी हो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना वो एक कन्फाइंड रीजन में आ जाए। अब देखो उसके लिए क्या कैलकुलेशन की लोगों ने, ध्यान से। अब एक बार बताओ, देखो अब अपन कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे। कैपेसिटेंस को पहले C का फॉर्मूला देखो, C का फॉर्मूला है Q/V। सोचो ये मेरे पास एक कंडक्टर और इसके पास +Q चार्ज है, यानी चार्ज ऐसे फैला हुआ है, ठीक बच्चों। इसका खुद का पोटेंशियल कितना था, KQ/, बिल्कुल आराम से सुनना। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी आ गई, Q/V, ठीक है। इस कंडक्टर के पास मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया। न्यूट्रल का मतलब बताओ, नेट चार्ज 0। मैंने यहाँ पे एक चार्ज था, देखिए ये चार्ज कंडक्टर था बच्चों, और इसके पास मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया। तो पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन का मतलब क्या, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, कि यहाँ पर कौन से चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव, और यहाँ पर कौन से आ जाएंगे, नहीं आया बच्चों, पक्की बात। अब एक बात बताओ, न्यूट्रल कंडक्टर रखने का फायदा क्या होगा, ध्यान से सुनना। मान लो इस पे जब इनिशियली Q चार्ज था, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, इस वाले पोटेंशियल की वैल्यू मैंने 10 वोल्ट मान ली, ध्यान से सुनना। 10 वोल्ट किसके, जब इस पे अकेला Q चार्ज है। जब यहाँ पर मैंने चार्ज रखा, न्यूट्रल कंडक्टर रखा, तो न्यूट्रल कंडक्टर से क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब ये बताओ, ये नेगेटिव चार्ज पास में है और पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो कंफर्म है ना, जितना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया होगा उतना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, क्योंकि कंडक्टर क्या है, न्यूट्रल। तो जितने नेगेटिव इधर आए होंगे उतने ही पॉजिटिव उधर गए होंगे। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। इस पे चार्ज है -Q, इनके बीच का सेपरेशन देखो कम, इसके पास है चार्ज कैपिटल Q, इनके बीच का सेपरेशन देखो ज्यादा। तो इन दोनों में कौन सा पोटेंशियल डोमिनेट करने वाला है, माइनस वाला या प्लस वाला, दोबारा देखो। एक सेकंड, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। मान लो यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पे -Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है, आराम से सुनना बिल्कुल। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस है R और इनके बीच का डिस्टेंस है 2R, ठीक बच्चों। मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, इसके कारण, तो इसके कारण पोटेंशियल बोलो, -AQ/R, नहीं आया। इसके कारण पोटेंशियल बोलो +AQ/2R। अब मैंने इसको V1 बोल दिया, इसको V2 बोल दिया, देख के बताओ दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है, V1 या V2, V1। तो V1 इज ग्रेटर देन। अब सोच आराम से, मैंने मान लिया कि इसके कारण जो V1 आया है वो मान लिया, ऐसे मान लिया कि वो -2 वोल्ट आया है, तो ऑब्वियसली V2 कितना होगा, कम होगा, इसको 1 वोल्ट मान लिया। तो नेट पोटेंशियल बोलो। अब नेट पोटेंशियल क्या होगा, तीनों का एडिशन हो जाएगा, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, इसके न्यूट्रल रखने के बाद देखो इसके कारण कितना था, 10 -2 + 1 बोलो 9 वोल्ट। तो पोटेंशियल घटाया बढ़ाया सेम रहा, पोटेंशियल घट गया, सेम चार्ज पर पोटेंशियल घट गया, तो सेम चार्ज पर पोटेंशियल घट गया, तो कैपेसिटेंस बढ़ी या घटी, बढ़ गई। अबे देखो भाई, C is directly proportional to 1/V आ गई ना, if charge is constant, if Q is constant
तो कैपेसिटेंस बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं हुई। पहले देखो जब आइडियल आइसोलेटेड कंडक्टर रखा हुआ था तो पोटेंशियल कितना था 10 वोल्ट। जब न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया तो पोटेंशियल बढ़ाया घटा घट गया कितना से 50 सेम है। तो अगर पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस, यानी अगर मैं इसकी कैपेसिटेंस C डैश मान लेता हूँ, इसकी कैपेसिटेंस C है तो मैं लिख सकता हूँ C डैश इज ग्रेटर देन। पहले ये बताओ इतना समझ में आया क्या है। अब तुम में से एक बच्चे ने बड़ा लॉजिक बताया कि सर एक काम ना करो, यहाँ पर इसको अर्थिंग कर दो। अर्थिंग करने से क्या हुआ, ये जितने भी इनको बोलते हैं फ्री चार्जेस, ये सारे के सारे ग्राउंड में चले जाएंगे। सोच अगर ये ग्राउंड में चले गए तो ये तो और खत्म हो गया। तो अब जो नया पोटेंशियल आया ग्राउंड करने के बाद, अर्थ करने के बाद, ध्यान से देखो, अर्थ करने के बाद देखो क्या आया, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज और ये ग्राउंड कर दिया। तो ये प्लस क्यू तो सारे न्यूट्रलाइज हो गए। अब देखो नया V डबल डैश कितना आया, V डबल डैश, इस पे कितना चार्ज था पोटेंशियल 10, इस पे अब खाली बचा कितना -2, तो नेट पोटेंशियल अब कितना आ गया 8। तो अब पोटेंशियल इससे भी कम हो गया सेम चार्ज पे, तो कैपेसिटेंस और बढ़ गई, नहीं आया। तो ऐसे हम लोग कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं। तो जब भी आप लोग एक कैपेसिटर देखोगे ना तो कैपेसिटर पे क्या होता है, और इजी के तरीके बता दिए उन्होंने कि एक काम करो, सिंपल सी बात, एक कैपेसिटर पे एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दे दो और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज दे दो। इनको बोलते हैं स्फेरिकल कंडक्टर। हमारे जो सिलेबस में ना दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको बनाना सिखा देता हूँ, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ। बट पहले बताओ ये चीज़ समझ में आई कि अगर मैं एक प्लेट के पास, एक चार्ज कंडक्टर के पास एक न्यूट्रल कंडक्टर ले आता हूँ तो उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है, और अगर मैं उसकी एक साइड को अर्थ कर देता हूँ तो पोटेंशियल कैपेसिटेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पोटेंशियल कम हो जाता है सेम चार्ज पे। जल्दी बताइए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं आप तुम्हें थोड़ा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कैसे उसकी कैलकुलेशन करनी होती है, कैसे उसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं, वो मैं बताता हूँ। ठीक है बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो बच्चों, अब पहली बात हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक इनफाइनाइट शीट ले ली। शीट का मतलब समझ में आ गया। एक हमने एक इनफाइनाइट शीट ले ली जिसपे प्लस सिग्मा मान लो चार्ज डेंसिटी है, या ऐसा मान के चलो इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बच्चों, पॉजिटिव प्लेट है तो अवे फ्रॉम द शीट कितनी होगी बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा और क्यू में क्या रिलेशन है, सिग्मा दिस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा की टर्म्स में लिखना चाहो तो ये लिख लो, और चार्ज की टर्म्स में लिखना चाहो तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले आराम से सुना, इधर भी इतनी ही होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और अगर हमारे पास नेगेटिव शीट हुई तो बच्चों माइनस सिग्मा या माइनस क्यू मान लो, जल्दी बोलो। नेगेटिव हुई तो बाहर कितनी होगी, सॉरी टुवर्ड्स द शीट जाएगी, अब मैग्नीट्यूड वही रहेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी इधर जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की टर्म्स में लिखना चाहो तो क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। पहले ये बताओ क्या समझ में आएगा। अब सिंपल सी बात करो, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड पर आता तो वहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल देखे थे हम लोगों ने। एक न्यूमेरिकल करा के दिखाता हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। मान लो ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है बच्चों। उम्र से बोला जाता है इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। देखो एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अवे फ्रॉम द प्लेट रहने वाली है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी इधर रहेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर रहेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी रहेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सब पॉजिटिव चार्जेस के कारण आएंगे। नेगेटिव के कारण देखो टुवर्ड्स दी प्लेट रहने वाली है, प्लेट ये है नेगेटिव, तो यहाँ पर रहेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर रहेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी कितनी रहेगी बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें दोनों पे नेट मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो ध्यान से देखो, इसका डायरेक्शन राइट में है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट में है। अगर आप राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो लेफ्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो 0।
यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख लो या q बाय a एप्सिलॉन नॉट लिख लो। जल्दी बताओ ये चीज समझ में आई क्या? अब एक चीज और बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां प्रोपेगेट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा या सेम रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। सुनना ध्यान से, याद करो आप लोगों ने ये वाला रिलेशन पढ़ा भी हुआ है कि dv दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr। ऐसे मत करना, पढ़ा हुआ है ई और dr। dr क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में एंगल बोलो जीरो। पुट करो यहाँ पे जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो, नहीं तो इंटीग्रेशन का यूज कर लेंगे हम लोग। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है अभी के लिए, तो ई डॉट dr डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ मैं, तो बोलो ई dr cos 0, cos 0 1। अरे बोलो भाई, तो माइनस ई dr है। माइनस का मतलब क्या होता है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से सुनना, जो चीज लिखने की बात सिखा रहा हूं, ध्यान से सोचो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है। मान लो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी है। जैसे पार्शियल केवीएल सिखाए थे ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का तरीका क्या होता है? हायर से लोअर गए तो माइनस, माइनस से हायर गए तो प्लस। अब ये बताओ यहाँ से यहाँ चलना है मुझे, तो यहाँ पे लिखो बी और कहाँ पे पहुंचना है? अरे ऐसे मत बोलो भाई, जल्दी बोलो। आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हो, यस या नो? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हो तो नेगेटिव लिखूं या पॉजिटिव? नेगेटिव। माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E into D, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, सेपरेशन D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यानी अगर मुझे दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या लिखूं? VA minus VB is equal to VD। आएगी समझ में? सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और अब आप लोग B से A की डायरेक्शन में चल रहे हो। आप B से A की डायरेक्शन में चल रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक लिखने का फॉर्मूला बताओ। VB कहाँ पहुँचना है? आप कहाँ चले? अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? प्लस E इनटू, जल्दी बताओ ये किस किस को लिखना है? सिंपल सी बात है, फंडा याद रखो। इफ यू आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट तो सिंपल E इनटू D का प्रोडक्ट कर देना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट, दैट्स इट। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अरे नहीं आया बच्चों? यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये सब वो है जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आपको वो सब चीजें याद होनी चाहिए। अब अगर ये सब चीजें याद है तो अभी आपको एक चीज और बताता हूँ, दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ध्यान से, देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं शीट के बारे में तो शीट के दोनों सरफेस होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। सोचो मैंने इसको चार्ज दे दिया Q, डन है? Q चार्ज दे दिया तो कुछ चार्ज यहाँ पर भी आएगा, कुछ चार्ज यहाँ पर भी आएगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है? अगर हमारे पास 2 या 3 या 4 शीट्स आ जाती है, सिंपल सा फंडा बताता हूँ। देखो मान लो ये एक शीट है। अब जब शीट को ऐसे देखोगे तो आपको पूरी की पूरी शीट दिखाई देगी और ऐसे देखोगे, साइड से देखोगे तो आपको एक लाइन दिखाई देगी। तो मान लो ये एक लाइन है, इस शीट पे चार्ज है प्लस Q, इस पे चार्ज है माइनस Q। अब हमें ये चेक करना है कि ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4 कितना है। ठीक, तो क्या करते हैं बच्चों, इन सभी चार्जेस को ऐड करो, इन सभी चार्जेस को। हालांकि प्रूफ है, प्रूफ चाहोगे तो मैं करा दूंगा, बट डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख लो, हमारे लिए वो भी काम आ जाएगा। सबसे पहले क्या करो, हमें Q1, Q2, Q3, Q4 निकालना है और प्रूफ में ये प्रूव होता है कि अगर ये चार्जेस है आपके पास Q1, Q2, जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव मान लिया, यहाँ नेगेटिव मान लिया, आप सेम नेचर के भी मान सकते हो, आप डिफरेंट नेचर के भी मान सकते हो, सेम मैग्नीट्यूड भी मान सकते हो, आप डिफरेंट मैग्नीट्यूड भी मान सकते हो। हमें इससे कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। तो क्या करो, जो भी हमें इनिशियल चार्ज गिवन है उनका टोटल चार्ज करो। तो Q टोटल कीजिए, बोलो Q माइनस Q। भाई एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। उस 0 का आधा
आउटर सरफेसेस पे चला जाता है, 0 का आधा आउटर सरफेसेस पे चला जाता है, यानी Q1 की वैल्यू 0 और Q4 की वैल्यू भी 0। अब 0 का आधा क्या करेंगे, 0 ही रहेगा। अब हर प्लेट पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है भाई, अगर इसमें प्लस क्यू चार्ज है तो रहेगा तो प्लस क्यू ही ना। हाँ वो रीशफल हो सकता है। सोचो बाहर कितना है, तो यहाँ चुपचाप कितना आ जाएगा, अब कुछ नहीं करना, जितना चार्ज यहाँ गया ना उसके अपोजिट अपने आप यहाँ लिख देना माइनस। चार्ज करके दे कंजर्व रहेगा हमेशा। बोलोगे तो प्रूव भी करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट जब याद कर दो। अब एक और कराता हूँ, बोलो अपनी मर्जी से कोई भी चार्ज बोलो, अपनी मर्जी से कोई भी चार्ज बोलो। 4Q, हाँ भाई प्राची 3Q, चलो ठीक, बोलो टोटल कितना हो गया 7Q। 7Q का आधा करो 7Q/2 यानी 3.5Q, तो 3.5Q बाहर आ गया बच्चों और 3.5Q यहाँ पर आ गया बच्चों। अब देखो पहले कितना था 4, कितना आ गया तो बचा कितना, हाँ सॉरी 3.5 आ गया ना, हाँ तो डन है। 7/2 3.5 ठीक है। अब बताओ कितना 3.5 बाहर आ गया, बचा कितना 0.5, यानी 0.5 यहाँ पर आ गया, तो चुपचाप यहाँ पे कितना आ जाएगा, नहीं आया बच्चों, ऐड करके देखो वही आंसर आएगा। अभी जैसे इन्होंने दोनों सेम मान लिया, आप कुछ नहीं मानो, बोलो कोई एक और क्वेश्चन कर लो जल्दी जल्दी बोलो। 5Q -8Q -8Q, चलो टोटल करो -3Q। -3Q का आधा 1.5 माइनस का 1.5 तो यहाँ पर आ गया, माइनस का 1.5 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसका बोलो टोटल चार्ज, भाई साहब +5Q है, 6.5 चला गया, माइनस है बेटी, प्लस का नहीं है वो माइनस का है। 6.5Q, तो यहाँ पे चुपचाप क्या देगा, नहीं आया, ऐड करके देखो यू विल गेट द सेम आंसर, जल्दी बोलो। चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। आप कैपेसिटेंस कैसे निकालते हो वो समझो। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, अब देखो एक प्लेट, एक ये वाली प्लेट, इस पे +Q चार्ज रखा है, इस पे -Q चार्ज रखा, तो जल्दी बोलो डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, तो सारा प्लस चार्ज अंदर चला गया, हाँ या ना बोलो बच्चों, बहुत बढ़िया। और माइनस चार्ज इस वाली प्लेट पे आ गया, ठीक। मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है, दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2, इसका एरिया ऑफ प्लेट है A। सिंपल सी बात है। अब एक बार बताओ, ये देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ खाली इसके कारण, अवे फ्रॉम द प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है, इसके कारण टुवर्ड्स द प्लेट हो रही है। अभी अभी प्रूव करें, टोटल कितनी होगी σ/ε0। अब ध्यान से देखो, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर खत्म, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, अबे चार्ज है नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर कन्फाइंड हो गई, इस प्लेट के अंदर, नहीं आया बच्चों। तो जो वहां पर हमारा ड्रॉबैक था कि एनर्जी R से लेके इंफिनिटी तक फैली हुई थी, क्या वो वाला ड्रॉबैक यहाँ पे ओवरकम हो गया कि एनर्जी है और एक कन्फाइंड रीजन में है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वहीं एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों, σ/ε0। एक चीज और याद रखना बच्चों, जब ये सिग्मा की वैल्यू रखोगे ना, सिग्मा की वैल्यू क्या आती है Q/A, तो वो Q कौन सा Q होता है, हाइयर प्लेट का अंदर वाला चार्ज। हाइयर प्लेट ये है और इस पे अंदर कितना चार्ज है Q, नहीं आया। और जब ये वाला फॉर्मूला लिखोगे ना C = Q/V, इस Q/V में भी Q क्या होगा, हाइयर प्लेट के अंदर वाला चार्ज। ये याद रखना पॉइंट, Q इज व्हाट, या हाइयर पोटेंशियल वाली प्लेट का अंदर वाला चार्ज, हाइयर पोटेंशियल वाली प्लेट का अंदर वाला चार्ज। बेटा इस पॉइंट का याद रखना प्लीज, अंदर वाला चार्ज। चलिए ठीक,
अब ये बताओ यहाँ से यहाँ हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करें बच्चों? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो वही है, Q बाय V, Q बाय अब ये बताओ V कैसे निकालो? तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है मुझे, तो V बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है। जैसे पहले हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर पढ़ा था, एक कंडक्टर यहाँ पे था, एक कंडक्टर इंफिनिटी पे माना था, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आता है Q बाय R। यहाँ पे बोलो, यहाँ से चलो यहाँ की तरफ चलो, V1 कहाँ पे पहुँचना है? अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग जा रहे हो, तो माइनस या प्लस? माइनस कितना? E इंटू डी, E इंटू तो E इंटू डी। बोलो V1 माइनस V2 कितना आ गया? E डी। चलिए बहुत बढ़िया, V1 माइनस V2 E इंटू डी आ गया। V की वैल्यू देखो यहाँ पर, V1 माइनस V2 बोलो E इंटू डी, E की वैल्यू देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा को लिखो Q बाय Q कौन सा? हायर प्लेट का पॉजिटिव वाला चार्ज। चलो सिग्मा की वैल्यू आ गई Q बाय रखो भैया। V1 माइनस V2 देखो कितना बना? QD बाय A एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया बच्चों? पक्का? अब बस, तो यहाँ पे देखो Q की वैल्यू हमें पता है, V की वैल्यू हमें पता है। Q की वैल्यू बोलो, Q की वैल्यू इस केस के लिए Q है, तो Q की वैल्यू Q रखो, डिवाइडेड बाय V रखो, V की वैल्यू QD बाय A एप्सिलॉन नॉट 2 पर आ जाएगा। Q ने Q को, तो C की वैल्यू देखो A एप्सिलॉन नॉट B। नहीं आया बच्चों? देखो ध्यान से, ये कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया 2 नंबर का प्रूफ। बहुत बारी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि प्रूव द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन ध्यान से देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब आप प्रूव कर रहे हो तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। ए एरिया ऑफ द प्लेट, डी इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसके बीच में मीडियम क्या है। एप्सिलॉन नॉट किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम, फ्री स्पेस। सोचो अगर मैंने इसमें मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया तो कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगी। अब वो बढ़ती है घटती है उसके बारे में हम तसल्ली से बात करेंगे। जल्दी बोलो, इतना समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या बनी? एप्सिलॉन नॉट A बाय। अब सोच, मुझे कैपेसिटेंस बढ़ानी है। कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए या तो मीडियम को चेंज कर दो या A बाय D की रेशियो चेंज कर दो। अगर कैपेसिटेंस तुम्हें बढ़ानी है तो एरिया बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? बड़ा। लेकिन बहुत बड़ा कितना बड़ा? ऐसा तो नहीं है 1 मीटर का स्क्वायर एरिया ले लोगे आप लोग। 1 मीटर समझ में आ गया? ये लेंथ और इतना वाला ब्रेथ, तो इतने बड़े कैपेसिटर का कोई यूज? तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इस D को छोटे से छोटा रखने की कोशिश करते हैं, और छोटा D रखने की कोशिश करते हैं। ये D छोटा होकर हो जाएगा इस A के कंपैरेटिवली, तो A बाय D की रेशियो को बढ़ा दो आप। A बाय D की रेशियो कब बढ़ेगी? जब एरिया बढ़ जाएगा या A बहुत बड़ा होगा एज कंपैरिजन टू D। सोच, D बहुत छोटा ले लिया, मान लो D ले लिया 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर की भी प्लेट ले लोगे तो उसके कंपैरेटिवली तो ये बहुत बड़ा है। हाँ है ना बोलो? ये है आपके पास कैपेसिटेंस। तो यहाँ से हमने देखा कैपेसिटेंस। फिर दोबारा से आपके पास मटेरियल का एरिया कितना है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की गई है। बेसिकली एरिया किसका प्रॉपर्टी है? मटेरियल की, कि आपने मटेरियल कैसा लिया है, दोनों को आपने कैसे असेंबल्ड किया गया है, कॉन्फ़िगरेशन और मीडियम, इन सब पैरामीटर्स पे आपका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। क्या Q बाई V पे डिपेंड करता है? नहीं। कहाँ करता है? Q बाई V के इंडिपेंडेंट होता है। नहीं आया? अब देखिए, इस पे तो हमने प्लस Q और माइनस Q माना था। सोच, अगर मैं इस पे चार्जेस अलग अलग कर दूं सेम प्लेट्स पे सेम सेपरेशन पे, तो कायदे तो ये कहता है कैपेसिटेंस सेम आना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो। 4Q यहाँ पे 2Q, Q माइनस Q 2Q। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगी? पॉजिटिव से। अब देख, क्यों मैंने वो बोला था कि C = Q बाई V में पॉजिटिव प्लेट का अंदर वाला चार्ज होना चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी जायज बनेगी कि चार्ज कौन सा लेके चले, ये वाला लेके चले या ये वाला लेके चले। तो कौन सा लेके चलना है? हायर प्लेट का अंदर वाला चार्ज। वही कैपेसिटेंस में भी रोल में आएगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रोल में आएगा। नहीं आया बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की डायरेक्शन में बनी, कितनी बनी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q की टर्म्स में रखना चाहो तो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। चलो ये प्लेट 1 मान लो, ये प्लेट 2 मान लो। जल्दी बोलो, V1 माइनस V2 कैसे निकाले? तो हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहे हैं और ये सेपरेशन D है बच्चों। तो V1 माइनस ED दिस इज इक्वल्स टू
V2, तो V1 माइनस V2 बोलो बच्चों, E इंटू डी। नहीं आया बेटा, पक्की बात। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बोलो Q बाय V। Q कौन सा लेके चलेंगे, पॉजिटिव प्लेट का अंदर वाला चार्ज, तो Q की वैल्यू Q रहेगी और डिवाइडेड बाय ED, तो Q बाय ED, E की वैल्यू रखो बच्चों Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइडेड बाय Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, तो Q ने Q को माना, देखो अभी भी कैपेसिटेंस वही आएगी। तो कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये बात समझ में आ गई? अब जल्दी बताओ, अगर मैं यहाँ पर प्लेट, एक ऐसी प्लेट ना लेके मैं अलग अलग प्लेट ले लूँ, रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली, मान लो ये एरिया, मतलब ये इसकी साइड A है, ये वाली साइड B है, सेम एक रेक्टेंगुलर प्लेट ये ली बच्चों, और इनके बीच का सेपरेशन दिया। जल्दी बोलो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस बोलो। पहली बात बताओ, ये कैपेसिटर बना नहीं बना, बन गया तो कैपेसिटेंस बोलो। अरे वही तो आएगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया क्या हो जाएगा, A इंटू B डिवाइडेड बाय D। नहीं आया, सोचो अब मैं अगर यहाँ पे डिस्क ले लूँ जिसका रेडियस R है, अब बोलो, अब बोलो, सेपरेशन वही मान लो D, तो एप्सिलॉन नॉट पाई R स्क्वायर बाय D। अब एक चीज और, जैसे यहाँ तो हमने देखा दोनों प्लेट्स आइडेंटिकल थी, अगर एक प्लेट छोटी और एक प्लेट बड़ी आ जाए तो फिर क्या करें, तो हमेशा ओवरलैपिंग एरिया लेके चलोगे कैपेसिटेंस में। मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो देखने में कौन बड़ा है और छोटा कौन है, तो ओवरलैपिंग एरिया क्या किसका होगा, A1 का या A2 का, A2। तो कैपेसिटेंस में छोटे वाला एरिया लेके चलेंगे अगर आपके पास अलग अलग प्लेट्स आ जाती है। तो जल्दी बताइए, इतनी चीज समझ में आई क्या, कोई दिक्कत वाली बात? पक्का चलेगा इस। थैंक यू वेरी मच, हमें गुड डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।